हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं एक कोट से, जो कि है हार के भी देख लिया फिर किस बात का गम है। चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब उठ जाओ। अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और सबको दिखा दो कि आपके अंदर कितना दम है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, हमारा जो है चैप्टर 15, बुक थर्ड का लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। तो इससे पहले एक और चैप्टर था जो आपका डिलीट हो गया है, विभाजन पर, जिसमें बताया था 1947 के टाइम क्या हुआ था, और उसी के बाद आ जाता है ये चैप्टर। आपकी जो हिस्ट्री की बुक्स है, पूरा सब कुछ सीक्वेंस से ही चल रहा है इन तीनों बुक्स में। तो लास्ट ये खत्म हो जाएगा अब हमारा सिलेबस संविधान के निर्माण पर। तो संविधान जैसे कि क्या है, आप सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं कि एक रूल बुक या नियम की किताब की तरह है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी देश अपना संचालन चलाता है। ठीक है। तो जब इसका निर्माण हुआ तो उस टाइम पर कौन कौन सी मुद्दे थे, क्या क्या बातें थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, इन सारी चीजों को हम इस चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा संविधान किन लोगों ने बनाया और किस तरीके से बनाया। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि भारत का जो संविधान है, ये दुनिया का बहुत लंबा संविधान है, यानी सबसे लंबे संविधान में से एक है। आपने देखा भी होगा, ये काफी मोटा है और इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, और इसको बनाने में भी काफी टाइम लगा था। और ये कब अस्तित्व में आया, यानी ये जब बनकर तैयार हो गया था, उसके बाद ये कब लागू हुआ, ये वो डेट है। अब यहाँ दो डेट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो वो डेट है जब संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो एग्जाम में ना आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान से आंसर देना होगा। एक डेट है जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, वो डेट है 26 नवंबर 1949। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान कब अस्तित्व में आया, यानी लागू कब हुआ, लोगों ने इसको फॉलो करना कब शुरू किया, वो डेट है 26 जनवरी 1950। ठीक है। तो दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। हमारा जो संविधान है वो क्या है, वो अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने का और बहुत सारी जातियों, वर्गों, समुदायों को एक करने में, उन्हें साझा करने में मदद करता है। क्योंकि हमें पता है हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं, वर्ग हैं, समुदाय हैं, धर्म हैं, और इन सबको एक करने का काम कौन करता है? संविधान। क्योंकि उसी में सब लोगों को ध्यान में रखते हुए सारे नियमों को बनाया गया है। ओके। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच इसको बनाया गया। इसको बनाने में करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने दिन लगे थे। और इसमें 11 सत्र हुए, 165 दिन बैठकें हुई। ये आपसे पूछ सकते हैं कि संविधान सभा में कितने सत्र हुए थे या कितनी बैठकें हुई थी। बैठकों से मतलब है इतनी मीटिंग्स हुई थी जब जो संविधान सभा के मेंबर्स थे वो मिलते थे और मीटिंग में बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन करते थे, डिबेट्स करते थे, और फिर फाइनलाइज करते थे कि क्या शामिल किया जाना है, क्या शामिल नहीं किया जाना है संविधान में। जैसे कि यहाँ देखो, नेक्स्ट पॉइंट में ही बताया कि ये गहन विचार विमर्श यानी बहुत ज्यादा डिस्कशन किए जाते थे। और एक एक मसविदे पर, मसविदा आप समझ सकते हैं जैसे कि कोई स्केच होता है या फिर जब कोई चीज फाइनलाइज नहीं होती, ड्राफ्ट के रूप में होती है, तो उस टाइम पर एक एक चीज पर, हर भाग पर लंबी चर्चाएं चलती थी। यानी ऐसा नहीं है कि संविधान में जो भी लिखा हुआ है मेंबर्स ने ऐसे ही शामिल कर दिया, नहीं, उन्होंने उस चीज पर बहुत बहस करी, डिस्कशन किया, तब जाकर कोई चीज संविधान में शामिल होती थी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने, तो देखो उस टाइम पर संविधान की बैठकों का बहिष्कार कर दिया था। यानी वो बोल रहे थे कि हम शामिल नहीं होंगे, संविधान बनाओ आप। तो फिर बचा कौन? बची कांग्रेस। तो इसीलिए इस सभा के 82% जो मेंबर्स थे वो कांग्रेस से ही थे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्य कितने थे, तो 82% के करीब थे। ठीक है। अब संविधान सभा की जब शुरुआती बैठकें हुई तो क्या हुआ था, ये उथल पुथल का दौर था। ये हमें पता है कि 1947 में हम लोग आजाद हो गए थे, तो उसी टाइम पर संविधान बनने का भी प्रोसेस चल रहा था। तो देश में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही थी, बहुत जगह विभाजन हुआ, लाखों लोग अपने घर से बेघर हो गए, दंगे हुए यहाँ पर, और रजवाड़ों को मिलाने की भी प्रॉब्लम्स मेंबर्स के सामने थी। तो रजवाड़े क्या होते थे उस टाइम पर, बहुत सारी देसी रियासतें थी जहाँ राजा महाराजा होते थे। तो वो लोग चाहते थे, कुछ लोग, कि हम आजाद रहते हैं, भारत में शामिल नहीं होते, कुछ चाहते थे भारत में शामिल हो जाए। लेकिन जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने कोशिश करी कि सारे रजवाड़ों को मिलाकर एक किया जाए, तभी भारत जो है वो एक रह सकेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा हमारा भारत। ओके। अब नेक्स्ट है, ये आप ध्यान, अब नेक्स्ट है संविधान सभा के जो सदस्य हैं, इनको किस आधार पर चुना गया? तो उस टाइम पर ना इलेक्शन हुए थे 1945 से 46 में, प्रांतीय चुनाव, उसी के आधार पर इन मेंबर्स को चुना गया था। और इनमें से कितने सदस्य इंपॉर्टेंट हैं? 6। यानी कुल सदस्य तो 300 थे, बट इनमें से 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, के मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी। ठीक है। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ये 2 प्रशासनिक अधिकारी भी थे, बी एन राव और एस एन मुखर्जी, यानी कुछ आप समझ सकते हैं ऑफिशियल्स थे। इनके नाम भी याद रखना। अब ये आ गई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये डेट हमेशा याद रखना। ओके। फिर इसके बाद इसे 11 बड़े खंडों में प्रकाशित किया गया। फिर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ देखते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया और कब पारित किया? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया। कब पारित किया पूछेंगे, तो 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है। और इसमें कोशिश की गई थी कि हमारा जो भारत है वो कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र स्वयंप्रभु गणराज्य। यानी स्वतंत्र तो हुई, लेकिन उस पर किसी और का कंट्रोल ना हो, कोई और उसका प्रभु या मालिक नहीं हो। भारत खुद अपने आप का मालिक होना चाहिए, भारत पर खुद का उसका प्रभुत्व होना चाहिए, ना कि किसी अंग्रेजी सरकार का या फिर किसी और देश का। तो यही हमारे जो संविधान के
निर्माता थे या फिर उस टाइम के जो लीडर्स थे ये कोशिश कर रहे थे। और संविधान में न्याय, समानता, स्वतंत्रता ये वर्ड्स आपने बार-बार सुने होंगे, इस पर बहुत ध्यान दिया जाता था और कोशिश की गई कि इनको बनाए रखा जाए। अब यहाँ देखो नेहरू ने क्या कोशिश करी कि जो संविधान है हमारा वो भारत की जनता की आकांक्षा और भावनाओं को पूरा करे। यानी ये संविधान लोगों के लिए है और ये होना भी ऐसा ही चाहिए कि इसको जनता से शक्ति मिले और संविधान ऐसा हो कि लोगों की जो भी उम्मीदें हैं, उनकी भावनाएँ हैं, उनको पूरा किया जा सके। ठीक है? और माना गया है कि उन लोगों की अभिव्यक्ति का भी साधन थी, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा लिया और जो लोग इस टाइम भारत के लोकतंत्र हो या न्याय हो, समानता हो, भारत के समाज में जो संघर्ष चल रहा था, उससे गहरे तौर पर जुड़ गए थे। देखो, स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग हिस्सा ले रहे थे, वो लोग इस बात की वैल्यू समझते थे कि लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है, न्याय क्यों ज़रूरी है हमारे देश के लिए, समानता क्यों होनी चाहिए सब जगह और हमारे समाज में क्या संघर्ष चल रहा है। तो इसीलिए अब ये जो संविधान है, उन लोगों ने जिस उम्मीद से आंदोलनों में हिस्सा लिया था कि हमारा देश आज़ाद होगा और कल को जो सरकार बनेगी, वो हमारे बारे में सोचेगी, तो उन्हीं की उम्मीदों को भी पूरा करने का एक साधन क्या था? हमारा संविधान था। ठीक है? अब नेक्स्ट है संविधान में कई मुद्दों पर बहस होती थी। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मुद्दों पर बहस होती थी, लेकिन कोई-कोई मुद्दों पर सबकी सहमति नहीं हो पाती थी क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर कोई किसी मुद्दे पर एग्री हो सके। तो एक मुद्दा था पृथक निर्वाचिका। अब पृथक निर्वाचिका क्या होता है? अलग से इलेक्शन करवाना। ठीक है? तो कुछ जो ग्रुप्स थे, वो बोलते थे कि ये बात ठीक है, कुछ बोलते थे ये सही नहीं है। जैसे कि मद्रास के बी. पोकर बहादुर ने तो इसका पक्ष लिया कि पृथक निर्वाचिका ठीक है, यानी अलग से इलेक्शन करवाना ठीक होता है। लेकिन साथ ही इसके साथ आर.वी. धुलेकर हो गए, गोविंद वल्लभ पंत हो गए, बेगम एजाज रसूल, इन्होंने कड़ा विरोध किया और बोला कि देश के लिए घातक है, बहुत खतरनाक है अगर आप ऐसे करेंगे तो। पृथक निर्वाचिका की जो माँग थी, वो क्या थी? जैसे कि मान लो अल्पसंख्यक लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स हैं या दमित जाति या दलित जाति के लोग हैं, तो उनके लिए अलग से इलेक्शन करवाना। अब अलग से इलेक्शन करवाने के पक्ष में लोग क्यों नहीं थे? क्योंकि ऐसे क्या होगा कि ये जो लोग हैं वो सोसाइटी से और ज़्यादा कट जाएँगे और ज़्यादा अलग हो जाएँगे। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इस बात का विरोध किया कि पृथक निर्वाचिका नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? एनजी रंगा और जयपाल सिंह 2 नाम है यहाँ पर। इन्होंने क्या किया? आदिवासियों की समस्याओं पर ध्यान दिया और ये कोशिश करी कि इनको आदिवासी लोगों को आम आबादी के स्तर तक लाया जाए, यानी आम लोगों जैसा तो बनाया जाए इन्हें और इनको सुरक्षा भी प्रदान की जाए। तो अगर आपसे पूछे कि आदिवासियों की समस्याओं पर किसने बात की? तो एनजी रंगा और जयपाल सिंह, याद रखना। अब नेक्स्ट है दमित जातियाँ। दमित जातियाँ क्या है? दलित जाति, जिसके पक्ष में अंबेडकर ने बहुत सारी बातें कही थी, आप सबको पता होगा। तो जब संविधान में बहस हो रही थी पृथक निर्वाचिका की, तो पहले क्या हुआ था? अंबेडकर ने पृथक निर्वाचिका की माँग की थी और बोला था कि अलग से इलेक्शंस करवाए जाएँ दमित जातियों के, ताकि उन्हें कुछ पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी मिल सके। लेकिन ना फिर क्या हुआ? जब दंगे हुए तो अंबेडकर ने ये माँग छोड़ दी और अंबेडकर ने पहले तो कहा था कि पृथक निर्वाचिका होनी चाहिए और गांधी जी बोलते थे कि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है पृथक निर्वाचिका? क्योंकि इससे क्या होगा? ये जो समुदाय है, जो दलित जाति के लोग हैं, वो समाज से और कट जाएँगे। अगर अलग-थलग उनके इलेक्शन होंगे, वो अलग-थलग अपने आप अपने लोगों में रहेंगे, तो वो समाज से और ज़्यादा कट जाएँगे। ठीक है? तो ये बहस भी उस टाइम पर होती थी। लेकिन फिर अंबेडकर ने जब बाकी बातों को समझा, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इस माँग को छोड़ दिया जाना चाहिए, पृथक निर्वाचिका सही नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट है, अब ये एक इंसान का नाम दे दिया है। देखो देखो पृथक निर्वाचिका एक मुद्दा हमने देख लिया। ये कुछ मुद्दे उस टाइम पर इश्यूज़ होते थे, जिस पर संविधान सभा के लोग बहस किया करते थे, डिस्कशन करते थे कि क्या संविधान में शामिल करें इसे या नहीं करें। सोमनाथ लाहिड़ी जो है वो कौन है? एक कम्युनिस्ट सदस्य हैं और ये बोल रहे थे कि उनको लग रहा है संविधान सभा की जो भी चर्चाएँ हो रही हैं, उसमें ब्रिटिश प्रभाव दिख रहा है उनको। ऐसा उन्होंने उस टाइम कुछ देखकर या समझकर कहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है देखो, अस्पृश्यता का उन्मूलन हो, सुझाव दिया गया इस टाइम पर और जो मंदिर है सभी जातियों के लिए खोल दिए जाएँ। आपने देखा होगा अस्पृश्यता क्या होती है? छुआ-छूत। उस टाइम पर ऊँची जाति के लोग नीचे जाति के लोगों से छुआ-छूत करते थे, उन्हें अलग बर्तनों में खाना देते थे, ये सारी चीज़ें बहुत हुआ करती थी। तो बोला गया कि इसको तो पूरी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए और जो मंदिर हैं वो सभी जातियों के लिए खोले जाने चाहिए और जो दलित जातियाँ हैं उनके लिए नौकरियों में आरक्षण की भी बात की गई इस टाइम पर। अब ये इसके बाद नेक्स्ट मुद्दा देखो यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। ये क्या है? ये क्या है मैं आपको बताती हूँ देखो, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पावर्स देने की बात की गई, तो इस बात पर बहस हो रही थी कि केंद्र सरकार को ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए या राज्य सरकार को ज़्यादा शक्ति देनी चाहिए। ठीक है? तो ये बहस भी उस टाइम पर हुआ करती थी। लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो मानते थे कि मज़बूत केंद्र होना चाहिए, राज्य के पास शक्ति तो हो बट ज़्यादा मज़बूत कौन होना चाहिए? केंद्र होना चाहिए। और उसी टाइम पर फिर 3 सूचियों की भी बात कही गई थी। सूची क्या होती है? बी में अलग-अलग कुछ विषय या सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कुछ केंद्र सूची में शामिल होंगे, कुछ राज्य की लिस्ट में शामिल होंगे, कुछ समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देख-रेख करते हैं। मैं इसका एग्ज़ाम्पल आपको बता देती हूँ, शिक्षा या एजुकेशन। तो शिक्षा जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के ही अंडर आती है। ठीक है? और जैसे कि डिफेंस हो गया और देश की रक्षा के मामले हो गए, ये कुछ बड़े-बड़े मुद्दे केंद्र सरकार के अंडर आते हैं। फिर उसके बाद केंद्र और राज्य की बहस की बात हो गई, फिर उसके बाद बोला गया कि अब राष्ट्रभाषा क्या हुई? ये भी एक और मुद्दा था। राष्ट्रभाषा हिंदी हो या कुछ और हो, इस बात पर भी उस टाइम पे बहुत बहस हुई थी और बहुत सारे लोगों ने हिंदी की वकालत करी, जैसे कि श्री धुलेकर ने करी और 2 मुद्दों पर आम सहमति थी। देखो, राष्ट्रभाषा का मुद्दा हो या केंद्र या राज्य का मुद्दा हो, इन सब पर बहस होती रहती थी, लेकिन कुछ मुद्दों पर सबकी सहमति थी। वो क्या मुद्दे थे? वयस्क मताधिकार और धर्मनिरपेक्षता। वयस्क मताधिकार होता है जो भी 18 प्लस होंगे या 18 ईयर्स के होंगे वो वोट दे सकते हैं और धर्मनिरपेक्षता यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी लोग अपनी मर्ज़ी से जो धर्म फ़ॉलो करना चाहे उसे कर सकते हैं। इस बात पर सब लोग सहमत थे। ठीक है? और हिंदी की जो बहस थी वो काफ़ी लंबी चली थी। फिर भाषा समिति
या भाषा या लैंग्वेज कमेटी जो थी उसने एंड में सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी जो है वो भारत की राजकीय भाषा होगी और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, धीरे-धीरे कोशिश करेंगे। क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था, बहुत सारे साउथ इंडियन जो स्टेट्स थे, राज्य थे, उनमें विरोध हो रहा था हिंदी का, क्योंकि वो लोग हिंदी बोलते ही नहीं हैं ज़्यादातर। तो उन लोगों का कहना था कि जब हम हिंदी बोलते ही नहीं हैं, तो हम इस भाषा को राष्ट्रभाषा क्यों मानें? इसीलिए भाषा समिति ने अपना ये सजेशन दिया कि धीरे-धीरे हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आपने देख लिए ये सारे मुद्दे। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ और अब मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो क्या-क्या हमें इस चैप्टर में देखने की ज़रूरत है कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ और कब अस्तित्व में आया या लागू हुआ। दोनों अलग-अलग डेट है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? फिर इसमें 165 बैठकें और 11 सत्र हुए थे और संविधान की जो शुरुआती बैठकें थी, उसमें मुस्लिम लीग नहीं शामिल थी और कांग्रेस के ही कितने सदस्य थे? 82% सदस्य इसमें शामिल थे। फिर देखा गया कि इसमें जो सदस्य थे, वो प्रांतीय चुनावों के आधार पर इनका सिलेक्शन किया गया था। यानी उस टाइम कुछ जगहों पर इलेक्शन हुए थे और वहीं से जो इलेक्ट होकर लोग आए थे, उनमें से कुछ को मेंबर चुन लिया गया था। अब यहाँ 6 इंपॉर्टेंट लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए। और इसके साथ-साथ बीएन राव और एसएन मुखर्जी का नाम भी याद रखना। तो कितने दिनों में संविधान बनकर तैयार हुआ? 2 साल, 11 महीने, 18 दिन। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य प्रस्ताव पूछेंगे किसने पारित किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कब पारित किया? 13 दिसंबर 1946 को। फिर जो हमारा संविधान है, इसमें लोगों की आकांक्षा और भावनाओं को ध्यान में रखा गया था और फिर देखा गया कि कई मुद्दों पर इस टाइम पर बहस भी होती थी। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था पृथक निर्वाचिका। पृथक आप नाम से समझ सकते हैं अलग, और निर्वाचिका यानी कि निर्वाचन या इलेक्शंस जो होते हैं। तो ये जो है पृथक निर्वाचिका की प्रॉब्लम भी उस टाइम पर थी। कुछ लोग बोलते थे अलग से इलेक्शन होने चाहिए, या तो अल्पसंख्यक हो या फिर वो दलित जाति हो, जैसे कि अम्बेडकर का कहना था। लेकिन फिर गांधी जी का कहना क्या था कि अगर ऐसे किया तो ये जो समुदाय के लोग हैं वो और ज़्यादा कट जाएँगे समाज से और अलग-थलग हो जाएँगे। फिर उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों ने इन बातों पर भी ध्यान दिया, छुआछूत को खत्म किया गया, मंदिरों को सभी के लिए खोला गया, ठीक है? फिर नेक्स्ट मुद्दा क्या था हमारा? केंद्र और राज्य सरकार वाला, यानी केंद्र ज़्यादा मजबूत हो या राज्य ज़्यादा मजबूत हो, इस पर भी बहुत बहस होती थी। फिर ये 3 सूचियाँ बनाई गईं और फिर नेक्स्ट मुद्दा था हमारा राष्ट्रभाषा को लेकर कि आखिर देश की राष्ट्रभाषा क्या हो? राष्ट्रभाषा क्या होती है? वो भाषा जो देश के ज़्यादातर लोग बोलते समझते हो, ठीक है? इसीलिए हिंदी का पक्ष बहुत सारे लोगों ने लिया, लेकिन हिंदी का विरोध भी कई जगहों पर हुआ था उस टाइम पर। इसीलिए भाषा समिति ने फिर कहा कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्या करेंगे? धीरे-धीरे अपने कदम बढ़ाएँगे। तो आपको इस चैप्टर में ये याद रखना है कि कब तैयार हुआ, कितने दिन में तैयार हुआ संविधान और इसके मेंबर्स कौन थे और संविधान सभा में जो डिबेट्स या बहस हुआ करती थी, वो किन मुद्दों को लेकर होती थी, मैंने आपको ये मुद्दे बता दिए हैं फिर से, ठीक है? तो अब आपका हो गया ये चैप्टर रिवाइज़ कि किस तरीके से हमारा संविधान बना था और फिर एक नए युग की शुरुआत हुई थी, जो कि ब्रिटिशर्स से पूरा आज़ाद भारत हमारा फिर था। जिसका मालिक कौन था? भारत खुद था। उसने अपना संविधान खुद से बनाया और फिर उसको लागू करने की कोशिश करी। सो ये चैप्टर भी हो गया आपका रिवाइज़। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय।